अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक्स का एक इंतहाई अहम टॉपिक मॉर्फोलॉजी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी से जो पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी, एसपीएससी और बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में जो मॉर्फोलॉजी के डिफरेंट एमसीक्यूज या जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखेगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और सबसे पहला हमारा जो आज का एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो ये क्या है? ये है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अगर हम इसकी बात कर लें कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर है, वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो मॉर्फोलॉजी है। तो स्टेटमेंट बेटे आपने पेपर में गौर से देखनी है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स कंसर्न विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन या स्टडी ऑफ वर्ड्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसी तरह से सेकंड एमसीक्यूज देख लें जी। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी की टर्म किसने इंट्रोड्यूस की, कब इंट्रोड्यूस की? ये दो एमसीक्यूज हैं, ये स्टेटमेंट से बन सकते हैं। एक पार्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है स्टेटमेंट के अंदर ही, Who introduced the term morphology into linguistics? लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो मॉर्फोलॉजी की टर्म है वो यूज हुई 1859 में और ये जो टर्म यूज की ये अगस्त शेल्टर ने की और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है हमारे पास चार्ली। तो ये याद रखिएगा 1859 और अगस्त शेल्टर। और उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट हमारे पास जो है द स्मॉलेस्ट linguistic unit that carries lexical meaning or grammatical function is called। अब यहां पे बेटे दो चीजें हैं, आप इसमें एक तो देख लें फोनेम होता है और एक मॉर्फीम। अगर हम साउंड यूनिट की बात करें स्मॉलेस्ट की तो वो फोनेम है, और अगर हम बात करें द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक्स यूनिट दैट कैरीज lexical meanings, the smallest linguistic units that carries lexical meaning or grammatical function is called, तो ये क्या है? मॉर्फीम। और उसके बाद आप देख लें जी नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, which statement correctly distinguish a morpheme from a morph? के मॉर्फीम का और मॉर्फ का जो फर्क है वो क्या है? तो मॉर्फीम जो है ये पिछले एमसीक्यूज के अंदर हम डिस्कस भी करके आए हैं। स्मॉलेस्ट जो लेक्सिकल यूनिट है कैरिंग मीनिंग या ग्रामेटिकल फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फीम बोलते हैं। तो इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि मॉर्फ का और मॉर्फीम का फर्क क्या है। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि मॉर्फीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंगफुल यूनिट। मॉर्फीम की अगर हम बात कर लें सिंपल जो है, मॉर्फीम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंगफुल यूनिट है और मॉर्फ जो है इट्स अ कंक्रीट रियलाइजेशन। अब यहां पे मॉर्फ जो है ये मेरा बेटा कंक्रीट रियलाइजेशन है। और इसके बाद अगर हम मॉर्फीम की बात कर लें तो मॉर्फीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंगफुल यूनिट है। उसके बाद आप देख लें कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो द इंग्लिश प्लूरल एंडिंग प्रोनाउंस्ड एस, तो यहाँ पे इसमें देखिए आप कैट्स, इन डॉग्स और इन हॉर्सेस आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब ये क्या है? ये मेरा बेटा हमारे पास अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें तो एलोफोन्स ऑफ 3 फोनेम्स, एलोमॉर्फ्स ऑफ 1 मॉर्फीम और मॉर्फीम्स विद अनरिलेटेड मीनिंग्स, और उसके बाद इन्फ्लेक्शनल प्रीफिक्सेस। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, अब ये बीटा ऑप्शन करेक्ट किस तरह से है बेटे? इसमें आप देखेंगे कि एलोमॉर्फ्स ऑफ 1 मॉर्फीम, एलोमॉर्फ्स ऑफ 1 मॉर्फीम। तो यहां पे ये जो है ये मेरा बेटा हमारे पास 1 मॉर्फीम का जो एलोमॉर्फ्स है। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लें तो नेक्स्ट में विच पिलर इलस्ट्रेट एलोमॉर्फिक वेरिएशन ऑफ द इंग्लिश नेगेटिव प्रीफिक्स।
अब यहां पे आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करते हैं, सफिक्सेस को डिस्कस करते हैं, स्टेम को डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच पिलर इलस्ट्रेट्स एलोमॉर्फिक वेरिएशन के एलोमॉर्फिक वेरिएशन ऑफ द इंग्लिश नेगेटिव प्रीफिक्स। इंग्लिश के अंदर जो नेगेटिव प्रीफिक्स है इन, ठीक है, जैसे हम करते हैं जस्टिस से इनजस्टिस, तो अब इन जो है ये क्या है, ये हमारे पास एक नेगेटिव प्रीफिक्स है इंग्लिश के अंदर। तो उसमें पूछा गया कि विच पेयर इलस्ट्रेट्स एलोमॉर्फिक वेरिएशन। अब इनकी जगह पे हमारे पास जो है वो कौन से जो एलोमॉर्फ्स हैं वो यूज हो सकते हैं। तो यहां पे आप देख लें जी कि इसमें फर्स्ट में इन हैप्पी अनहैप्पी, अब ये इन की जगह पे तो यूज नहीं हुआ फर्स्ट में, और इन रीराइट ये वैसे रीराइट आएगा। अब सेकंड में देखिए बीटा ऑप्शन जो है, अब इसमें इम्पॉसिबल, ठीक है, और इम्पॉसिबल और इररेलेवेंट, इसमें अब देख लें कि करेक्ट आंसर बीटा है इम। अब इसमें इम्पॉसिबल और इररेलेवेंट, तो इसमें आप बुनियादी तौर पे देखेंगे बी बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोलॉजिकल, अब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोलॉजिकल alternations that occur when morphemes combine is known as। जब मॉर्फीम कंबाइन होते हैं तो वो जो फिनोलॉजिकल स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मॉर्फोफिनोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोफिनोलॉजी याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी वर्ड की मेरा बेटा जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, और मॉर्फोफिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फिनोलॉजिकल अल्टरनेशंस दैट अकर व्हेन मॉर्फीम्स कंबाइन। उसके बाद आप देख लें जी which of the following is correctly classified as a free lexical morpheme। अब इसके अंदर free lexical morpheme जो है वो कौन सा है। अब आप ये देखिए कि नेस जो है, जैसे हम कहते हैं केयरलेसनेस, अब अन जो है हम यूज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड, ठीक है, और इसी तरह से जैसे ईडी है हमने एजुकेट से एजुकेटेड में यूज किया। तो इनके अंदर अगर हम फ्री मॉर्फीम की बात कर लें, अब फ्री लेक्सिकल मॉर्फीम, अब फ्री लेक्सिकल मॉर्फीम क्या है कि लेक्सिकल वो है मेरा बेटा जो मीनिंग देगा, ये तो मीनिंग नहीं दे रहा हमें, ठीक है। अब इसको तो हम किसी के साथ लगाएंगे केयरलेसनेस, ठीक है, अगर हम इसको लगाएंगे इसके साथ एम्प्लॉयमेंट लगा देंगे फिर मीनिंग देगा, इसके साथ हम एजुकेट लगा देंगे फिर मीनिंग देगा। तो अब ये उसने कहा कि फ्री लेक्सिकल मॉर्फीम, अब लेक्सिकल वो है जो हमें मीनिंग दे रहा है, फ्री है, उसे किसी और प्रीफिक्स की किसी और फिक्स की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो कंप्यूटर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर जनरली कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ एन ओपन क्लास बिकॉज। लेक्सिकल मॉर्फीम जो है उनको जनरली हम कंसिडर करते हैं मेंबर ऑफ एन ओपन क्लास। क्यों करते हैं, अब इसमें ऑप्शंस देख लें, क्योंकि दे कैन अकर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। इस तरह से तो नहीं होता कि लेक्सिकल मॉर्फीम जो है वो हमेशा हम ये तो नहीं कहते कि दे कैन अकर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। फिर न्यू मेंबर्स कैन रेडिली एंटर द क्लास। तो इसमें बी बीटा जो है कि अगर हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर जनरली कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ एन ओपन क्लास, क्योंकि न्यू मेंबर्स जो है कैन रेडिली एंटर द क्लास। और उसके बाद आप देखें जी विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रादर देन अ लेक्सिकल मॉर्फीम। अब लेक्सिकल मॉर्फीम और फंक्शनल मॉर्फीम इसमें देख लें कि यहाँ पे लेक्सिकल मॉर्फीम वो होता है मेरा बेटा जो मीनिंग दे रहा होता है, फंक्शनल मॉर्फीम वो होता है मेरा बेटा जो क्या कर रहा होता है, जिसका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन तो है, मीनिंग उस तरह से नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल का मेरा बेटा एक ये लेक्सिकल मॉर्फीम है, इसका मतलब है खूबसूरत, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये लेक्सिकल मॉर्फीम है। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट की बात करते हैं तो ये एज अ वर्ब यूज हो जाएगा, अगर कैलकुलेटर करेंगे तो एज अ नाउन यूज हो जाएगा, ये लेक्सिकल मॉर्फीम है। लेकिन जो बिकॉज है, बिकॉज इज अ फंक्शनल मॉर्फीम, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के तौर पे ये यूज हो, सबऑर्डिनेटिंग इसमें कंजंक्शन के तौर पे ये यूज होता है। तो इसमें उसने पूछा था कि भाई फंक्शनल मॉर्फीम वो होते हैं मेरा बेटा जिनका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, लेक्सिकल मॉर्फीम वो होते हैं कि जिनका कोई मीनिंग होता है। तो इनमें से पूछा गया, ये बाकी सारे जो है लेक्सिकल मॉर्फीम है, इसमें से सिर्फ जो है
एक फंक्शनल मॉर्फीम है और वो कौन सा है, बिकॉज। उसके बाद देख लें जी, विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश फ्री मॉर्फीम्स फ्रॉम बाउंड मॉर्फीम्स। अब उसने कहा कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या करती है कि मोस्ट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश, वो अलग करती है फ्री मॉर्फीम्स को बाउंड मॉर्फीम से। अब यहां पे देखें जी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, फ्री मॉर्फीम्स कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। अब जो फ्री मॉर्फीम्स होते हैं कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली एज वर्ड्स। फ्री मॉर्फीम जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्ड्स के तौर पे आते हैं, वेयर एज बाउंड मॉर्फीम्स कैन नॉट। बाउंड मॉर्फीम्स जो होते हैं वो एज अ वर्ड अकेले यूज नहीं होते। तो अगली ऑप्शंस पे जाने की बेटे जरूरत ही नहीं है। फ्री मॉर्फीम्स जो है वो कैन स्टैंड इजीली इंडिपेंडेंटली एज अ वर्ड, वेयर एज मेरा बेटा बाउंड मॉर्फीम कैन नॉट। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है यही हमारे पास करेक्ट है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो इन द वर्ड अनहैप्पीनेस विच सीक्वेंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। पहले तो हम इसमें जो हमारे पास बुनियादी तौर पे अनहैप्पीनेस है इसके कंपोनेंट्स देखते हैं हम। अगर इसको हम इस तरह से कर लें, अन है, फिर अन के बाद हमारे पास मेरा बेटा जो रूट वर्ड है वो हैप्पी है, और फिर इसके बाद हमारे पास नेस है, तो अनहैप्पीनेस। अब अनहैप्पीनेस हमारे पास मौजूद है और इसमें हमारे पास जो रूट वर्ड है जिसको हम स्टेम बोलते हैं वो हैप्पी है। तो अब उसने कहा कि कौन सा जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस है, मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अनहैप्पीनेस के जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनका मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस हमने देखना है। तो इसमें ऑप्शन बी को देखें, इसमें अन जो है ये डेरिवेशनल प्लस हैप्पी जो है वो रूट आ गया, और नेस जो है ये डेरिवेशनल आ गया। तो ये मेरा बेटा इन्फ्लेक्शनल आपके पास बन जाएगा। बीटा जो है ये इसका करेक्ट आ गया। तो इसमें अनहैप्पी जो है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बीटा इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बन गया। और उसके बाद विच प्रॉपर्टी मोस्ट रिलायबली डिस्टिंग्विश इन्फ्लेक्शन फ्रॉम डेरिवेशन इन इंग्लिश। अब हमने मेरा बेटा क्या बात हम देख रहे हैं इसमें कि which property most reliably distinguish inflection from derivation। inflection और derivation को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसमें देखें हमारे पास जो ऑप्शन है सी, चार्ली, inflection expresses grammatical information without creating a न्यू लेक्सिम। अब उसमें देख लें कि इन्फ्लेक्शन जो है वो हमारे पास क्या करती है, वो ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू लेक्सिम। और उसके बाद आप देख लें जी नेक्स्ट जो हमारे पास है in the word teachers, in the word teachers में the correct ordering of the derivational and inflectional suffixes। टीचर के अंदर हमने जो करेक्ट ऑर्डर देखना है डेरिवेशन का और इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल suffixes का। तो इसको आप देखें जी कि हमारे पास ये जो बीटा ऑप्शन है, बीटा बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। टीच प्लस हमारे पास ER प्लस जो है हमारे पास ऐसा आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस, और इसका ये करेक्ट ऑर्डर है, बी आंसर है। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, इंग्लिश मॉर्फोलॉजी का जो ट्रेडिशनल एनालिसिस है, हाउ मेनी रेगुलर इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड, उसके अकॉर्डिंग कितने जो है वो सफिक्सेस। अब इसमें कहा कि हाउ मेनी रेगुलर इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड, तो इसके अकॉर्डिंग बेटे 8 बनते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द Which of the following contains the inflectional morpheme making third person singular present tense। अब present tense के अंदर मेरा बेटा third person singular आपको पता है जब हमारे पास आता है तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ s या es यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट में पूछा गया है कि which of the following कंटेन्स द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, फॉलोइंग में से कौन के पास जो है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है मार्किंग द थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो डॉग्स तो नहीं है ना, ये तो मेरा बेटा प्लूरल है। जॉन्स तो नहीं है, एपोस्ट्रोफी है। फास्टर तो नहीं है। और ये हमारे पास कौन सा आ गया, रन्स। रन से हमने क्या कहा कि रन्स आ गया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर प्लूरल होता तो रन था ना, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर रन्स आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, जो एस लगाया हमने, ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। इसी तरह से आप देख लें जी, विच पेयर कंसिस्ट इंटायरली ऑफ डेरिवेशनल अफिक्सेस। अब उसने पूछा कि विच पेयर कंसिस्ट
इंटायरली ऑफ डेरिवेशनल अफिक्सेस। इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या बनती है, अन एंड नेस। ठीक है, अब ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे दोनों जो है ये डेरिवेशनल अफिक्सेस बनते हैं। तो पेयर इन्होंने पूछा था, एक पेयर में इन्होंने प्लूरल के साथ एस और पास्ट के साथ ईडी पूछा था, सेकंड पेयर में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है उसके साथ ईआर और सुपरलेटिव के साथ ईएसटी पूछा था, थर्ड पेयर में अन एंड नेस पूछा था, और फोर्थ में उन्होंने पूछा था प्रोग्रेसिव आईएनजी एंड पोजेसिव के साथ एस। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास इंटायरली जो डेरिवेशनल अफिक्सेस बनते हैं वो अन और नेस बनते हैं। इसी तरह से आप देख लें जी कि हमारे पास जो नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलाइज फ्रॉम नेशन। नेशन से जो नेशनलाइज की फॉर्मेशन है इसको अगर आप देखेंगे थ्रू द सक्सेसिव एडिशन ऑफ, अब यहां पे एल एंड आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहां पे नेशन से जो हमने नेशनलाइज बनाया है ये एग्जाम्पल है किस चीज की, ये बुनियादी तौर पे हमारे पास एग्जाम्पल है मल्टीपल अफिक्सेशन की। किस चीज की एग्जाम्पल है, मल्टीपल अफिक्सेशन की। मल्टीपल अफिक्सेशन कैसे है, ये हमारे पास नेशन है, ये हमारे पास स्टेम था, रूट वर्ड था, इसमें जो सक्सेसिव एडिशन हमने किया, ये किया और ये किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मल्टीपल अफिक्सेशन। जो हमने नेशन से नेशनलाइज बनाया इसको हम क्या कहा हमने, मल्टीपल अफिक्सेशन। उसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट हमारे पास है विच वर्ड फॉर्मेशन process combines two or more free morpheme to create a new lexical item। अब यहां पे बुनियादी तौर पे पूछा गया है कि which word formation process combines, कौन सी जो word formation process है combine करता है two or more free morpheme to create a new lexical item। तो इस प्रोसेस को मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं। जैसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, कंपाउंडिंग है ये कि इसमें जो फॉर्मेशन प्रोसेस है कंबाइंस टू आर मोर फ्री मॉर्फीम। जैसे हमने कहा भाई कि दो जो फ्री मॉर्फीम है उनको हमने इकट्ठा किया, तो वो इकट्ठा करके हमने कंपाउंड नाउन बना दिया, तो वो क्या बन गया, कंपाउंडिंग बन गया। उसके बाद आप देख लेंगे उस प्रोसेस को हमने कंपाउंडिंग कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्लासिफाइड एज अ नियो क्लासिकल कंपाउंड इन्वॉल्विंग क्लासिकल कंबाइनिंग फॉर्म। अब यहां पे नियो क्लासिकल कंपाउंड इन्वॉल्विंग क्लासिकल कंबाइनिंग फॉर्म्स। तो इसमें आप देख लें जी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ब्लैक बोर्ड, फुटबॉल, बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी। और उसके बाद आप देखें द फॉर्मेशन ऑफ टू ईमेल फ्रॉम द नाउन ईमेल विदाउट द एडिशन ऑफ एन ओवर्ट एफिक्स एग्जाम्पलीफाई। अब यहां पे देख लें कि स्टेटमेंट को देखें, द फॉर्मेशन ऑफ to email from the noun email without the addition of an overt affix exemplify। तो इसको हम बोलते हैं बेटे कन्वर्जन। ये आपने कंपाउंडिंग क्या है, क्लिपिंग क्या है, कन्वर्जन क्या है, इनको मेरा बेटा इन्फ्लेक्शन क्या है, ये कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजी के, इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। विच वर्ड इज फॉर्म थ्रू द एब्लॉट रीडुप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो विच वर्ड इज फॉर्म थ्रू द एब्लॉट रीडुप्लीकेशन, एब्लॉट डुप्लीकेशन के थ्रू मेरा बेटा कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो ये पिंग पोंग है। उसके बाद आप देखें जी विच फीचर डिस्टिंग्विश अ ब्लेंड सच एज स्मोक फ्रॉम अ कंपाउंड सच एज ब्लैकबोर्ड। अब उसमें विच फीचर डिस्टिंग्विशेस अ ब्लेंड, ट्रेंडिंग से है कि विच फीचर डिस्टिंग्विश अ ब्लेंड सच एज स्मोक फ्रॉम अ कंपाउंड सच एज ब्लैकबोर्ड। तो इसमें अ ब्लेंड कंबाइंस, इसमें आप देख लें आप ब्लाइंड एंड एडेड पार्ट्स ऑफ द सोर्स ऑफ वर्ड्स। और उसके बाद देखें जी द फॉर्मेशन ऑफ कॉप्टर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉप्टर फ्रॉम हेलीकॉप्टर ये क्या है मेरा बेटा, ये फोर क्लिपिंग है। और इसके बाद आप देखें जी विच एग्जांपल्स बेस्ट इलस्ट्रेट्स बैक फॉर्मेशन रादर देन क्लिपिंग। क्लिपिंग की बजाय जो बैक फॉर्मेशन है वो आप देख लें कि वो क्या है, वो एडिट से एडिटर है। और देन आप देखेंगे द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन, जो मेन डिफरेंस है किस चीज का, बिटवीन बैक फॉर्मेशन और क्लिपिंग इज दैट। अब क्रूशियल डिफरेंस जो है किस चीज का, बैक फॉर्मेशन का और क्लिपिंग का, वो क्या है, वो involves morphological reanalysis और whereas clipping primarily shortens the form। जो clipping है ये फॉर्म को मेरा बेटा शॉर्ट करती है। और इसके बाद जो हम बैक फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें जो बुनियादी तौर पे involves morphological reanalysis। which option correctly distinguish an acronym
फ्रॉम एन इनिशियलिज्म। अब बेटा इसमें ना दो चीजें आपने पढ़ी होगी, एक हम वर्ड यूज करते हैं एब्रीविएशन और एक वर्ड यूज करते हैं एक्रोनिम। फॉर एग्जांपल इफ आई से FIA, ठीक है, अब मैं कहता हूं FIA, ठीक है, FIA मैंने बोला। अब ये बुनियादी तौर पे इनिशियलिज्म में हर उसका आपने पहला, मैं कहता हूं लेस्को, मैं कहता हूं मैपको, मैं कहता हूं वापडा, ये हमने हर उसका पहला पहला लेटर जो है वो लिया। जब हमने पहला पहला लेटर लिया और वापडा वो एक पूरा वर्ड बन गया, उसको हमने इकट्ठा प्रोनाउंस किया तो वो बन गया एक्रोनिम। और इसी तरह से PIA, FIA, इनको हमने वो जो इनिशियल वर्ड था उसको हमने लेटर को प्रोनाउंस किया तो वो हमारे पास इनिशियलिज्म। जिस तरह से हम क्या करते हैं कि एब्रीविएशन, और ये मेरा बेटा इसको आप कह लें कि ये इनिशियलिज्म है जिसमें हम लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं, और जिसमें हम पूरे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे SIM, सिम है, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। तो अब इसमें जो एक्रोनिम है वो पूरा वर्ड प्रोनाउंस होता है और जो इनिशियलिज्म है इसमें लेटर्स प्रोनाउंस होते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें जो MCQs है, द core element of word that carries the primarily lexical meaning and cannot be further analyzed into smaller meaningful unit is called। अब मेरा बेटा जो core element है वर्ड का, हमारे पास जो स्टेम होता है बुनियादी तौर पे, हमारे पास जो रूट होती है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। द वर्ड रिसीव द एलिमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ, ये बाउंड रूट आ गया रिसीव के अंदर। और उसके बाद जी द रिलेशनशिप बिटवीन गो एंड वेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये सप्लीशन आ गया। गो एंड वेंट जो है ये एग्जांपल है सप्लीशन की। सप्लीशन जो है मेरा बेटा जिस तरह से हम गो में, अगर हम कहते हैं गो में, जिस तरह से बच्चा कहता है गो से गोड कह देते हैं, उसको वेंट का पता ही नहीं है क्योंकि उसने इसको इस पैरामीटर पे देखा वॉक और वॉक, उसने गो से गोड कह दिया। तो अब एक इंटायरली जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसको मेरा बेटा हम क्या बोलते हैं, सप्लीशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशनल सफिक्सेस चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द बेस वर्ड। अब यहां पे देखें जी कि ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ बेस वर्ड, बेस वर्ड हमारे पास हैप्पी जो है वो क्या आ गया हमारे पास, हैप्पी हमारे पास इसका जो ग्रामेटिकल फंक्शन है। जैसे मैं कहता हूं कि ही इज वेरी हैप्पी, अब हैप्पी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। अगर हमने कहा हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस हमारे पास जो है वो नाउन बन गया। तो अब ये जो नेस है ये भी हमारे पास क्या कर रहा है, ये वो सफिक्स है जो चेंज कर रहा है किस चीज को, ग्रामेटिकल कैटेगरी को। इस तरह से क्विक, इसने क्विकली, मैं कहता हूं ही इज वेरी क्विक, क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब बन गया। तो इसने क्या किया, LY ने वो जो ग्रामेटिकल फंक्शन है उसको चेंज कर दिया, ग्रामेटिकल कैटेगरी है उसको चेंज कर दिया। इसी तरह से इन्फॉर्म, ठीक है, मैं कहता हूं आई विल इन्फॉर्म हिम, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ये वर्ब है इन्फॉर्म, और इन्फॉर्मेशन जो है ये नाउन बन गया। तो ये जो एशन है इसने क्या किया, इसने वो जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो चेंज कर दी, और ये फिर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज बन जाएगा, ऑल ऑफ अबव। और उसके बाद a cranberry morpheme refers to the morpheme that, cranberry morpheme क्या होता है, occurs only in the one compound word, जो सिर्फ एक कंपाउंड वर्ड में मौजूद होता है, and has no independent meaning। और cranberry morpheme वो morpheme होते हैं जिसके कोई independent meaning नहीं होते, वो क्या होता है, it always occurs in compound morpheme, compound word। और उसके बाद which morphological process adds an affix that express a grammatical distinction such as tense, number or case without changing the words core meaning or category। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेरा बेटा इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, सीधी सी बात है। और उसके बाद द वर्ड अनबिलीवेबल कंटेन्स हाउ मेनी मॉर्फीम्स। अब अनबिलीवेबल के अंदर 3 मॉर्फीम्स है बेटे, अन है, बिलीव है और एबल है। अनबिलीवेबल ये 3 मॉर्फीम्स आ गए इसके अंदर, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि इन मॉर्फोलॉजिकल टिपोलॉजी अ लैंग्वेज दैट predominantly uses bound morphemes that express multiple grammatical meanings simultaneously is classified as, तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो फ्यूजनल आ गया। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए पास्ट पेपर्स के अंदर आने वाले एमसीक्यूज और मॉर्फोलॉजी के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो एमसीक्यूज उनको कवर करते हैं। इसमें हमने बात की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फिर हमने मॉर्फ की बात की, एलोमॉर्फ की बात की, मॉर्फीम की बात की, फोनीम और मॉर्फीम के डिफरेंस को देखा, फिर हमने इन्फ्लेक्शन की बात की, हमने इसमें
डेरिवेशन की बात की और इसके अलावा भी जो चीजें थी वो हमने डिस्कस की। होप सो बेटे आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।